जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपको वंस इन अ वीक ट्रांसलेशन का वीडियो मिलेगा, मतलब इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और उसके माध्यम से हम जो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और सेंटेंसेस कनेक्ट कैसे होते हैं, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ गाइस एक और चीज, आपको वंस इन अ वीक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अब से मिलने वाला है। अगर हम लोग इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन को करेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम अपने ट्रांसलेशन को दोनों तरह से इंप्रूव करने वाले हैं। तो अब आपको ग्रामर के टॉपिक्स के साथ साथ जो ट्रांसलेशन के वीडियो है वो चाहे हिंदी से इंग्लिश हो या फिर हिंदी से इंग्लिश, दोनों ही आपको हफ्ते में एक दिन मिलने वाले हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस स्टोरी में मैं आपको कुछ अलग वाले जो स्ट्रक्चर्स है, कुछ प्रेपोजिशंस और जो भी नए वर्ड्स यूज हुए हैं वो सब कुछ बताने वाली हूँ। इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी किसी भी आर्टिकल का, या कोई भी अगर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में आर्टिकल, न्यूज़पेपर या किसी भी चीज को, तो हिंदी में आप उसे इजीली कर सकते हैं अगर आप ऐसे कुछ 20 to 25 वीडियोस को देख लेते हैं। सो गाइस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। ओके गाइस, आज की हमारी जो स्टोरी है वो है द यूनाइटेड काउस। अब देखिए, सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझेंगे, द यूनाइटेड काउस। अब यहाँ पर यूनाइटेड का मीनिंग क्या होता है गाइस? यूनाइटेड का मीनिंग होता है संगठन। ओके, मतलब यानी कि जितनी भी काउस रहती पूरे एक ग्रुप में रहती है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है द यूनाइटेड काउस। चलिए अब देखते हैं। इट इज नॉन, मतलब यह तो ज्ञात है या फिर यह तो मालूम है। इट इज नॉन का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है, यह तो मालूम है। दैट का मीनिंग हो गया कि, ठीक है। विलेजेस आर मोस्टली नियर फॉरेस्ट, तो यह तो पता है या फिर यह तो ज्ञात है कि जो गांव होते हैं वो किसके पास में होते हैं? मोस्टली, अधिकतर जंगल के पास में होते हैं। यहाँ पर आर दिया हुआ है तो आप जरूरी नहीं है कि जहां भी आपको इज़ेमार का यूज दिख रहा है वहां पर आप है ही मीनिंग निकाले। होता है भी इसका सेंस निकल सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस क्या दिया हुआ है। तो इस लाइन का मीनिंग निकल रहा है कि यह तो हमें पता है कि जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, वो अधिकतर जंगल के पास में होते हैं। देयर वॉज वन सच विलेज। यहाँ पर जो सच है इसका मीनिंग निकल रहा है ऐसा, और वॉज इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है पास्ट के लिए लगा हुआ है। तो देयर वॉज वन सच विलेज, एक ऐसा ही गांव था। अ फार्मर, मतलब यानी कि एक किसान, रियर्ड सम काउज। गाइस देखिए, रियर का मतलब होता है पालना, जो जानवर को हम लोग पालते हैं उसे बोला जाता है रियर, ठीक है। तो फार्मर रियर्ड सम काउज, यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म में बना हुआ है पास्ट सिंपल टेंस। तो एक किसान कुछ गायों को पालता था। ही हैड टू लेट देम। अब यहाँ पर लेट का यूज हुआ है, लेट पर बेस्ड अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लेट को कैसे यूज किया जाता है अधिकतर स्ट्रक्चर्स में, मतलब टेंसेस और मॉडल्स में तो यूज होता ही है, साथ ही साथ ये और भी कुछ अलग स्ट्रक्चर्स में भी यूज किया जाता है। ही हैड टू लेट देम ग्रेज, यहाँ पर ये जो हैड टू है इसका मीनिंग निकल रहा है पढ़ता था। आप देखेंगे कि एक स्टोरी को कितने बेसिक से स्ट्रक्चर्स का यूज करके ट्रांसलेट की जाती है। यहाँ पर हैड टू का यूज हुआ है, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है। आगे जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे इजी स्ट्रक्चर्स यूज करके हम लोग किसी भी स्टोरी या फिर कोई भी ऐसे क्यों ना हो, हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम लिखना क्या चाह रहे हैं, मतलब हिंदी में हमारे पास में थॉट्स होने चाहिए। अगर हिंदी में आपके पास में है कॉन्टेंट तो आप उसे ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है कि ही हैड टू लेट देम ग्रेज, वह उन्हें ग्रेज करने देता था। ग्रेज होता है गाइस चरना। ओके, तो वह उन्हें ग्रेज करने देता था इन द फॉरेस्ट मेडोज। फॉरेस्ट जंगल, मेडोज होता है घास का मैदान। तो वो उन्हें कहाँ अलाउ करता था? घास के मैदान में, जंगल में वो उन्हें ग्रेज करने के लिए अलाउ करता था। देयर वॉज ऑलवेज द डेंजर, हमेशा खतरा था। अब यहाँ पर दिया हुआ है देयर वॉज ऑलवेज द डेंजर, हमेशा खतरा था, ऑफ दिस काउज, इन गायों का, टू बी हंटेड, मतलब इनके शिकार किए जाने का। यहाँ पर टू बी के साथ में V3 यूज हुआ है। इस पर बेस्ड मेरा एक वीडियो अपलोड हो चुका है कि टू बी के साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे यूज करते हैं और क्या इसका मीनिंग निकलता है। आप उसे एक बार देख लीजिए। तो ये जितने भी ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टू बी हंटेड, ऐसे सेंटेंसेस आप आराम से समझ सकते हैं। बस आपको समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में टू बी और V3 का क्या मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर इन गायों के लिए खतरा था शिकार किए जाने का, बाय वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों से, ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के, स्पेशली द लॉयंस एंड टाइगर्स, खास करके कौन से जानवर? लॉयन से और टाइगर से। द फार्मर वुड मेक हिज काउज ग्रेज इन अ ग्रुप, यहाँ पर वुड का मीनिंग निकल रहा है
था, ये भी पास्ट के लिए यूज होता है। वुड जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग पास्ट का इसका मीनिंग निकालेंगे। तो किसान क्या करता था, द फार्मर वुड मेक हिज काउज ग्रेज इन अ ग्रुप। जो किसान है वो अपनी गायों को ग्रुप में ग्रेस करने देता था, ठीक है, मतलब इन्हें ग्रुप में वो उन्हें ग्रेस करवाता था। यहाँ पर मेक का यूज हो गया, तो करना नहीं, करवाना सेंसेस का निकल रहा है। He would not let them scatter around, वह उन्हें अलग अलग नहीं होने देता था। देखिए वुड हमने देखा है, यहाँ पर वुड का मीनिंग क्या निकल रहा है, पास्ट के लिए था, थी, जिससे हम लोग पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। He would not let them scatter around, वह उन्हें अलग नहीं होने देता था। But the cows were greedy, लेकिन जो गाय थी वो बहुत ही greedy थी, बहुत ही लालची थी। They wanted all the grass for themselves, ठीक है, उन्हें सारी ग्रास चाहिए होती थी, फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए। दैट दे ऑलवेज फॉट अमंग एंड चेस्ड अवे वन अनदर। अब वो क्या करते थे, दे ऑलवेज फॉट, यहाँ पर फाइट की सेकेंड फॉर्म दी हुई है। वे हमेशा लड़ाई करते थे उनके ही बीच में और एक दूसरे का पीछा करते थे, ठीक है, चेस्ड अवे वन अनदर, एक दूसरे का। तो यहाँ पर पूरी लाइन का मीनिंग निकल रहा है कि जो काउस थी वो बहुत ही ग्रीडी थी, लालची थी। दे वांटेड ऑल द ग्रास फॉर देमसेल्व्स, उन्हें खुद के लिए ही सारी ग्रास चाहिए होती थी और वो हमेशा इस कारण से एक दूसरे से लड़ती थी और एक दूसरे का पीछा करती थी। अ लायन वॉज फॉलोइंग दिस काउस, एक शेर इन गायों को फॉलो कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए वॉज लगा हुआ है और यहाँ पर वर्ब में दी हुई है आईएनजी। अ लायन वॉज फॉलोइंग दीज काउस, मतलब एक शेर इन गायों को फॉलो कर रहा था। अभी हम देखते हैं कि और कौन कौन से टेंसेस में यूज हुआ है। He very well observed the disparity among them and thought, देखिए उसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। क्या ऑब्जर्व कर लिया, द डिस्पैरिटी का मतलब होता है इस अंतर, जो गाय अलग अलग जाती थी, अलग अलग ग्रेस करती थी, इस अंतर को उसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नाइस फूड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बहुत अच्छा खाना है, ठीक है। आई हैव नाइस फूड इन फ्रंट ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, के सामने, तो मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा खाना है। इफ आई अटैक देम, अगर मैं उन पर अटैक करूंगा, आई कैन किल वन काउ एट अ टाइम, मैं एक समय पर एक गाय को मार सकता हूं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आई कैन किल वन काउ, मैं देखिए कैन का यूज हुआ है, मॉडल जो कि सभी जानते हैं कैसे यूज होता है। तो आई कैन किल वन काउ एट अ टाइम, एक समय पर मैं एक गाय को मार सकता हूँ। एंड ईट टू माई स्टमक फुल, और पेट भरकर खा सकता हूँ। ही स्टार्टेड टू एग्जीक्यूट हिज प्लान, उसने अपने प्लान का पालन करना शुरू कर दिया। एग्जीक्यूट होता है गाइस पालन करना, ठीक है। तो उसने क्या शुरू कर दिया, जो भी उसने योजना बनाई थी उसका पालन करना उसने शुरू कर दिया। विद इन डेज, कुछ दिनों के अंदर, द लायन अटैक्ड फ्यू लॉन काउज, कुछ दिनों के अंदर शेर ने क्या किया, हमला किया। फ्यू मतलब होता है थोड़ी सी, ठीक है। तो जो लायन था उसने कुछ अकेली गायों पर हमला किया। लोन काउज मतलब जो गाय अकेली थी उन पर हमला किया। एंड किल्ड देम, और उन्हें मार दिया। देखिए एंड के पहले अगर आपका टेंस पास्ट सिंपल है तो एंड के बाद में भी पास्ट सिंपल टेंस आएगा। इस एंड से आप ऐसे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एंड के पहले आईएनजी फॉर्म होता तो फिर एंड के बाद भी आपको आईएनजी फॉर्म लगाना होता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द काउस गॉट वरीड, अब जो गाय थी वो चिंतित हो गई। एंड अफ्रेड, और डर रही थी, भयभीत थी। टू गो टू द फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग, जंगल में जाने के लिए, ग्रेस करने के लिए। अब जो गाय थी वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थी, डरी हुई थी जंगल जाने के लिए। दे ऑल गैदर्ड, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना। दे ऑल गैदर्ड, वे सभी इकट्ठी हुई। टू डिस्कस करने के लिए। द थ्रेट, उस डर को, उस धमकी को। दे वर फेसिंग, जो वे फेस कर रहे थे, जिसका वे सामना कर रहे थे। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब हम क्या करने वाले हैं। द लॉयन इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जो लॉयन है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ताकतवर है।
अब है कि लॉयन जो है वो बहुत ही बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। ही कैन किल अस, वह हमें मार सकता है। इवन आवर मास्टर इज अफ्रेड ऑफ द लॉयन, यहाँ तक की गई जो इवन है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, यहाँ तक की। तो यहाँ तक कि हमारा जो मास्टर है वो भी लॉयन से भयभीत है। अफ्रेड का मीनिंग होता है भयभीत या फिर डरा हुआ। व्हेन ही कैन नॉट चीज अवे द लॉयन हाउ कैन वी, अगर वह लॉयन को नहीं भगा सकता है तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और ये जो व्हेन है इसका मीनिंग यहाँ पर जब निकल रहा है, ठीक है। ये भी हमने कंजंक्शन में पढ़ा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा हुआ है। तो व्हेन ही कैन नॉट चीज अवे द लॉयन हाउ कैन वी। एन ओल्ड एंड वाइज काउ, एक बूढ़ी और जो समझदार काउ थी, क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने अपने गले को थोड़ा सा ठीक किया, साफ किया। एंड स्टार्टेड इन अ फीबल वॉइस, और उसने धीरे धीरे आवाज में कहा, लुक फ्रेंड्स, देखो दोस्तों, वी माइट नॉट बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, हो सकता हो कि हम बहुत ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग ना हो, एज द लॉयन, लॉयन की तरह। वी कैन नॉट फाइट एंड विन अगेंस्ट द लॉयन, हम लॉयन के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं और नहीं जीत सकते हैं। कैन नॉट में सेंटेंस बना हुआ है। ऑल बाय आवरसेल्व्स, हम खुद। एज इंडिविजुअल्स मतलब अकेले। तो यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहा है कि हम जो है अकेले लॉयन के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं, बट वी आर लार्ज इन नंबर, लेकिन हम संख्या में बहुत ज्यादा है। इफ वी कैन ओवरकम अवर ग्रीड, अगर हम अपनी ग्रीड पर काबू पा ले। ओवरकम का मीनिंग होता है गाइस काबू पा लेना, कंट्रोल करना। इफ वी कैन ओवरकम अवर ग्रीड, अगर हम अपनी ग्रीड पर काबू पा ले, एंड यूनाइट, और एक हो जाए, टुगेदर, एक साथ, वी कैन डेफिनेटली विन आवर वॉर अगेंस्ट द क्रूल लॉयन, तो हम निश्चित ही, ठीक है, वी कैन डेफिनेटली, हम निश्चित ही जीत सकते हैं हमारा युद्ध। किसके खिलाफ, जो निर्दयी लॉयन है उसके खिलाफ। वी कैन श्योरली चीज अवे द लॉयन फ्रॉम अवर ग्रेजिंग मेडो, हम डेफिनेटली हटा सकते हैं, मतलब भगा सकते हैं। यहाँ देखिए कैन में सेंटेंस बना हुआ है। श्योरली मतलब निश्चित ही, तो हम निश्चित ही लॉयन को भगा सकते हैं। कहाँ से, फ्रॉम अवर ग्रेजिंग मेडो, हमारा जो ग्रेस करने का मैदान है, घास का जो मैदान है वहां से। All the cows shook their head, सभी गायों ने अपना सिर हिलाया। शेक होता है हिलाना, शेक की यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है। All the cows shook their head for some time, सभी गाय ने अपना सिर हिलाया। And moved in unison, और उन्हें एक ही आवाज में, एक ही सुर में उन्होंने आवाज की। यहाँ पर कैसे जो मुंह है ये एक फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर एडी लग गया, ये सेकंड फॉर्म बन गई, तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन इसका होगा मूड। तो ये जो गाय आवाज करती है, गाय का जो साउंड होता है उनको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में रामना बोल सकते हैं, रामना। तो यहाँ पर सारी गाय ने एक साथ एक आवाज में आवाज करी, एक सुर में आवाज करी। श्योरली यू आर राइट, निश्चित ही तुम सही हो। वी प्लेज अवर यूनिटी, हम अपनी एकता की शपथ लेते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, वी आर गोइंग टू लीव अवे अवर डिफरेंस, अब हम हमारे जो अंतर है उसको हम छोड़ने वाले हैं। लीव होता है छोड़ देना। ऑफ ओपिनियन एंड ग्रीड, हमारी जो भी ओपिनियन, राय, और जो हमारी लालच है उसमें जो भी अंतर है उसको हम छोड़ देंगे। वी आर गोइंग टू ग्रेस एज अ ग्रुप, और अब हम ग्रुप में ग्रेस करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टैंड यूनाइटेड, हम एक रहने वाले हैं। व्हेन द लॉयन अटैक्स अस द नेक्स्ट टाइम, जब भी लॉयन हम पे नेक्स्ट टाइम अटैक करेगा हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लॉयन केम, शेर आया, टू द मेडो, मतलब घास के मैदान पर, एक्सपेक्टिंग, ये उम्मीद करते हुए, द काउस टू ग्रेस एज इंडिविजुअल्स, कि जो गाय है वो इंडिविजुअल ग्रेस कर रही है। ही स्टार्टेड टू पाउंस ऑन वन काउ, उसने एक काउ पर हमला करना शुरू किया। पाउंस होता है गाइस झपटना, ठीक है। तो उसने एक गाय पर हमला करना या फिर झपटना शुरू किया। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए, ऑल द काउस ग्रेजिंग नियर बाय केम पाउंडिंग टूवर्ड्स हिम, ठीक है। वहां पर लॉयन को एक ही गाय दिखी, लेकिन उसको सरप्राइज करने के लिए सारी जो गाय थी आसपास ही थी, जो उसको नहीं दिखाई दी। तो फिर क्या हुआ, टू हिज सरप्राइज ऑल द काउस ग्रेजिंग नियर बाय केम पाउंडिंग टूवर्ड्स हिम, उनको जितनी भी जो आसपास जो गाय ग्रेस कर रही थी वो आई, क्या करते हुए, टूवर्ड्स हिम। पाउंडिंग का मतलब, पाउंड का मतलब होता है घेर लेना, ठीक है। तो जितनी भी गाय थी उसने शेर को घेर लिया, लॉयन को घेर लिया। एंड स्टार्टेड अटैकिंग हिम, और अटैक करना शुरू कर दिया। फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शन से।
Wherever the lion saw, जहां कहीं भी लॉयन ने देखा, there were pairs of horns, वहां पर सिर्फ सिंग की जोड़ी थी। हॉर्न होता है जो गाय के सिंग होते हैं उसे बोला जाता है पेयर्स, मतलब जोड़ी। तो जहां कहीं भी लॉयन देखता उसे सिर्फ गाय के सिंग ही दिखाई देते। The lion had to run away from the place to save his life, यहाँ पर है लॉयन को भागना पड़ा। हैड टू मतलब होता है पड़ा या फिर पड़ता था। तो लॉयन को भागना पड़ा फ्रॉम द प्लेस टू सेव हिज लाइफ, उस जगह से। टू सेव हिज लाइफ मतलब अपनी जगह, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। ही वॉज नेवर टू बी फाउंड इन द एरिया, अब उस एरिया में वह कभी नहीं पाया गया। द काउस हैड लर्न्ड देयर लेसन ऑन, और जो गाय थी उन्होंने भी अपना लेसन सीख लिया। ठीक है, सो गाइस देखा आपने कि कैसे हम लोग सिर्फ सिंपल से टेंस का यूज करके, कुछ पास्ट सिंपल, कुछ सिंपल से मॉडल जैसे कैन वगैरह यूज हुआ है, इसमें एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी या फिर ऐसे हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमें जरूरत है बस हिंदी में कंटेंट की, हिंदी में एक सिस्टमेटिक राइटिंग वर्क की, जिसे हम लोग इजीली इंग्लिश में कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।